आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिश इश्क भाग 2। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी इंतजार में थे और हमारी वॉइस को भी मिस कर रहे थे। आपके प्यार भरे कमेंट्स ने दिल खुश कर दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दरअसल स्टडीज़ में बिजी थे, लेकिन हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत मिस किया हमने। एक जुड़ाव सा महसूस होता है आप सभी से, और सभी के नाम बहुत अच्छे से याद है हमें। बहुत क्यूट हैं आप सब। चलिए तो क्यूटी फैमिली चलते हैं देखने क्या होने वाला है दूसरे भाग में। क्या हुआ काकी, आप अभी तक यहीं हैं, रूम में नहीं गई? काकी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो वहीं काकी के पास बैठ गया। उसके बैठते ही काकी बोली, क्या बात है बेटा, आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी की बात है क्या? काकी की बात सुनते ही एक बार फिर सक्षम की आंखों के आगे दीक्षा का उसे थप्पड़ मारना घूम गया, और उसकी आंखों के साथ साथ उसका चेहरा भी सख्त हो गया। लेकिन फिर काकी को परेशान ना करने का सोचकर उसने अपने सारे इमोशन को छुपा लिया और काकी की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं काकी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस बिजनेस से रिलेटेड काम को लेकर परेशान हूँ थोड़ा। आप फिक्र मत करो। और साथ ही ईशान की चिंता भी लगी रहती है, पता नहीं ये क्या करेगा। आप तो सब संभाल लेती हो, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। कहते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसकी बात सुनकर काकी कहती हैं, ईशान बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। ये सब आपके लाड का नतीजा है। सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसा उसे लगता भी है क्या? वो तो मुझसे ऐसे डरता है जैसे मैं शेर हूँ और वो छोटा सा मेमना। उसकी बात सुनकर काकी हंसकर कहती है, वैसे बेटा मैं आपसे कुछ दिनों से कुछ बात करना चाहती थी। काकी, आपको मुझसे बात करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक अपनी बात कह सकती हैं। बेटा, अब आप अपने बारे में भी सोचिए। अब तक तो आप अपने पेरेंट्स के सपने को ही पूरा करने में लगे थे, वो पूरा भी नहीं हुआ था। तभी से ईशान की जिम्मेदारी, और अब जब आप खुद के बारे में सोचने का वक्त आया है तो आपके पास वक्त ही नहीं है। उनकी बात सुनकर सक्षम नासमझी में बोला, आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैं समझा नहीं। मैं किस बारे में आपसे बातें कर रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं सीधे सीधे कहती हूँ। मैं आपसे आपकी शादी के बारे में बातें कर रही हूँ। क्या सोचा है आपने इस बारे में? सक्षम सरप्राइज्ड होते हुए बोला, काकी ये क्या है, मतलब अभी से शादी की क्या ज़रूरत है? अभी से शादी से आपका क्या मतलब है? आपने अपनी उम्र देखी है? सक्षम तुनकते हुए कहता है, मेरी उम्र से क्या मतलब है आपका? कौन सा मैं बुढ़ा हुआ जा रहा हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस हैंडसम बेटे पर ना जाने कितनी लड़कियां फिदा हैं। कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरता है तो काकी उसके सर पर टपली मारते हुए कहती है, फिदा होने और प्यार करने में अंतर होता है बेटा। इस बात का आपको तब एहसास होगा जब कोई आपसे बेइंतहा प्यार करेगी, और इस एहसास को आप महसूस करो। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप शादी कर। वो अभी बोल ही रही थी तभी सक्षम का फोन बजने लगा, जिसे देखकर काकी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। सक्षम ने अपना फोन निकाला तो उस पर राज का कॉल आ रहा था, तो वो काकी को देखते हुए बोला, काकी इस बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, अभी के लिए मेरा ये फोन पिक करना बहुत ज़रूरी है। काकी समझती थी कि इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए सक्षम कितनी मेहनत करता था, इसीलिए उन्होंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और बस हाँ में अपना सर हिला दिया। उनकी सहमति पाते ही सक्षम वहां से अपने रूम की तरफ आ गया। जब तक वो रूम में आया तब तक फोन कट कर दोबारा आना शुरू हो गया था, जिसे देखकर सक्षम जल्दी से फोन उठाकर बोला, बोलो राज, क्या पता चला है? उसके बाद राज ने उधर से कुछ कहा और सक्षम का जवाब बार बार ही जा रहा था। लगभग आधे घंटे बात करने के बाद सक्षम ने ये कहकर फोन कट कर दिया कि इसके अलावा वो कहाँ रहती है, क्या करती है, सब डिटेल्स मुझे चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वरना तुम इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हो ना। उधर से आवाज़ आती है, यस सर। इसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। इस समय उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था। उसके चेहरे पर बस सख्ती ही दिखाई दे रही थी, बाकी के सारे इमोशन उस सख्ती के अंदर दब गए थे। अगले दिन दीक्षा आज बहुत एक्साइटेड थी, और होती भी क्यों ना, आज पहली बार वो ऑफिस एम्प्लॉय बनकर जा रही थी। वो जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी, साथ ही साथ कुछ गुनगुनाए भी जा रही थी। तभी अनीता जी उसे आवाज़ लगाती हैं, जिसे सुनकर वो जल्दी से बाहर चली गई और अनीता जी को देखती हुई बोली, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे आज पहले ही दिन लेट नहीं होना है। उसकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराती हुई बोली, इसीलिए तो तब से आवाज़ दे रही थी, अब चल जल्दी आ जा।
दीक्षा जल्दी से आकर वहीं बैठ जाती है तो अनीता जी उसके लिए नाश्ता लगा देती हैं और नाश्ता करके जल्दी ही दीक्षा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो ऑफिस पहुंच चुकी थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। तभी उसे सामने ही प्रियांशु मिल गया, जिसके पास जाकर दीक्षा बोली, हेलो सर। उसको देखते ही प्रियांशु मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस मिश्रा, आप आ गई। चलिए मैं आपको आपकी कैबिन दिखा देता हूँ और साथ ही साथ आप मिस लिली से मिल लीजिएगा, वो आपको आपके सारे काम समझा देगी। बॉस अभी तक नहीं आए हैं, उनके आते ही वो आपको कॉल करेंगे और आज के सारे शेड्यूल पूछेंगे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। उसके बात सुनकर दीक्षा अपना सर हाँ में हिला देती है और अपना कैबिन देखने के बाद उसके कैबिन के पास वाले टेबल पर ही मिस लिली से मिलती है और उससे आज के सारे शेड्यूल के बारे में पूछ लेती है और अपने काम को करके अपने कैबिन में चली जाती है। कुछ देर बाद उसके कैबिन में रखा उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे वो जल्दी से पिक करती है। उसके पिक करने के बाद उसके कानों में एक रूड सी आवाज़ पड़ती है, कम टू माई कैबिन। उस आवाज़ को सुनकर जल्दी से वो अपनी नोटपैड उठाती है और जल्दी से बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। कैबिन के पास पहुंचकर वो एक गहरी सांस लेती है और कैबिन को नॉक करते हुए पूछती है, मैं कम इन सर। कैबिन के अंदर से एक आवाज़ उभरती है, यस कम इन। इस आवाज़ को सुनते ही दीक्षा एक हाथ से अपना सारा सामान पकड़कर कैबिन के अंदर चली आई। कैबिन के अंदर आने पर उसने कैबिन में अपनी नजरें घुमाई। कैबिन बहुत ही आलीशान था। रोड की तरफ की वॉल पूरी तरह से ग्लास की बनी हुई थी। वो ग्लास कुछ ऐसी थी कि अंदर से बाहर साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर किसी को दिखाई नहीं देता था। उस पर डार्क ब्लू कलर का कर्टन लगा हुआ था। इनफैक्ट कैबिन में लगभग हर चीज़ डार्क ब्लू कलर की ही थी, चाहे वो ऑफिस टेबल हो या सोफ़ा हो या फिर चेयर हो। वही ग्लास विंडो के पास सक्षम खड़ा था, जिसने फुली ब्लैक कलर का फॉर्मल आउटफिट पहन रखा था। एक हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी और वो वॉल ग्लास से बाहर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसे ऐसे देखकर दीक्षा मन ही मन बोली, यार अगर ऐसा बॉस रहा तो असिस्टेंट का तो मन डोल ही जाएगा। कितना हॉट दिखाई दे रहा है यार। लेकिन अगले ही पल उसने अपने इस ख्याल को झटकते हुए खुद को डांटा और बोली, क्या यार दीक्षु, कुछ भी सोचती रहती है, पागल लड़की। दीक्षा उसे ग्रीट करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज़ सुनकर सक्षम पीछे मुड़ा तो अपने सामने उस लड़की को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो तुम हो मिस मिश्रा। वही दीक्षा ने जब आवाज़ सुनी तब जाकर अपना सर उठाया और सक्षम की तरफ देखा। सक्षम को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी कुछ पल पहले बोले गए शब्द पर खुद को ही कोसते हुए मन ही मन बोली, तो इस नालायक की तारीफ कर रही थी। इससे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बड़े ऑफिस का बॉस है लेकिन हरकतें बिल्कुल लफंगों वाली हैं। पता नहीं इसके रहते इसके ऑफिस की लड़कियां सेफ कैसे फील करती होगी। हे भगवान, अगर मुझे इसके साथ काम करना है तो मैं अभी क्या भी रिजाइन करना चाहूँगी। लेकिन तभी उसके मन में कल हुए कॉन्ट्रैक्ट की बात गूंजती है, जब उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय बताया जा रहा था कि उसने अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर 6 महीने से पहले कंपनी छोड़ नहीं सकती, और इसके अलावा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की कोशिश की तो उसे कंपनसेशन के रूप में 1 करोड़ रुपए भी देने होंगे। इसी के साथ उसके आगे उसके माँ बाप के चेहरे पर आई खुशी दिखाई देने लगी जब कल उसने उन्हें नए घर में शिफ्ट करवाया था। कितने खुश थे वो, लेकिन इस इंसान को अपने सामने देखकर उसे बहुत डर भी लग रहा था। पता नहीं वो क्या करेगा, कहीं वो भी तो बाकियों की तरह उसे। ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही उसके कानों में सक्षम की आवाज़ पड़ी, हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? अगर आपको खड़े खड़े सोने की बीमारी है तो पहले ही बता दीजिए, मैं अभी आपको फायर कर दूंगा, क्योंकि इस बीमारी के साथ मुझे यकीन है आप जॉब पर नहीं आ पाएंगी। कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी। दीक्षा का तो मन किया कि बोल दे, हाँ तू कर ही दे फायर, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान कहीं और था, इसीलिए मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाई। तभी उसे ध्यान आया कि सक्षम ने उसे पहचाना नहीं है। उसी समय सक्षम के दिमाग में एक बात ही कौंध रही थी, ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। लेकिन याद न आने की वजह से उसने अपने सवाल को दिमाग से झटक दिया। दरअसल जब दीक्षा अपने मन में सक्षम के लिए आशीर्वचन कह रही थी, उसी समय सक्षम काफी देर से अपने क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करते हुए दीक्षा के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को नोटिस कर रहा था। दीक्षा इस बात से खुश हो गई थी कि सक्षम ने उसे पहचाना नहीं, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए मन में बोली, अच्छा हुआ जो पहचाना नहीं। अब मेरे इस रूप को देखकर इसकी आंखों में मुझे कभी भी हवस नजर नहीं आएगी,
क्योंकि आजकल लोगों को अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए भी खूबसूरत लड़की ही चाहिए होती है। उसके दिमाग में यही सब ख्याल गूंज रहे थे कि एक बार फिर सक्षम बोला, अगर आप अपने ख्यालों से बाहर आ गई हैं तो मुझे आज का शेड्यूल बताइए। मेरे पास आपके जितना खाली समय नहीं है कि मैं आपकी तरह खाली पुलाव पका सकूं। उसकी बात सुनकर दीक्षा हड़बड़ाते हुए उसे आज का सारा शेड्यूल बता देती है। उसके शेड्यूल बताते ही सक्षम एक बार फिर अपने रखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहता है, ओके यू मे गो नाउ। उसकी बात सुनकर दीक्षा जल्दी से पलटती है और डोर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक वो कैबिन से बाहर निकलती है उसे सक्षम की आवाज़ सुनाई देती है, एक और कॉफ़ी लेते आना। उसकी बात सुनकर दीक्षा कंफ्यूज होते हुए कहती है, सर आपने मुझसे कहा। उसकी बात सुनकर सक्षम अपने आसपास देखना शुरू करता है और फिर कहता है, मिस मिश्रा आपके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ? दीक्षा अपना सर ना में हिला देती है तो सक्षम चिल्लाते हुए कहता है, अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपसे ही कह रहा होऊंगा ना, जाइए जल्दी और लेकर आइए। दीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से बिना कुछ बोले उसके कैबिन से बाहर भाग जाती है। उसके जाने के बाद सक्षम खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं प्रियांशु ने क्या सोचकर इस जैसी लड़की को पीए के लिए चुन लिया, न जाने कौन से ख्यालों में है। और तो ये पीए है, इसे कम से कम अच्छे से रहना चाहिए। ये क्या हुलिया है इसका, डिस्गस्टिंग। इसी के साथ उसने अपना सर झटका और अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ कैबिन में निकलते ही दीक्षा ने अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहा, वो खुद को समझता क्या है, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, नौकर नहीं जो उसके लिए कॉफ़ी लाऊंगी। लेकिन इस इंसान से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कहते हुए वो कैंटीन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी लेकर सक्षम के कैबिन में आई। कैबिन का गेट खुला हुआ था। उसकी नज़र सामने पड़ी तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने सोफे पर सक्षम गिरा हुआ था और उसके ऊपर कोई लड़की गिरी हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। उस लड़की को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने छोटी ड्रेस को भी काटकर और छोटा कर लिया है। उन दोनों को ऐसे देखकर उसके हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर गिर गया। कुछ देर पहले जब सक्षम ने दीक्षा को कॉफ़ी के लिए बोला था, दीक्षा के जाने के बाद सक्षम खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं प्रियांशु ने क्या सोचकर इस जैसी लड़की को पीए के लिए चुन लिया, ना जाने कौन से ख्याल में है। और तो और ये पीए है, इसे कम से कम अच्छे से रहना चाहिए। ये क्या हुलिया है इसका, डिस्गस्टिंग। लेकिन जो भी हो बस अपना काम सही ढंग से करे, उसके अलावा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हुए वो अपना सर झटक लेता है और अपनी फाइल देखने लगता है। तभी उसका कैबिन नॉक होता है, जिसे सुनकर वो बिना ध्यान दिए कम इन कह देता है। उसके बाद उसे गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर बंद होने की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो सक्षम अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो सामने ही उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। सामने एक हॉट ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उसने ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिसमें छिप कम रहा था और रिवील ज़्यादा हो रहा था। चेहरे पर मेकअप पुता हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखा था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्रांडेड जूते। इन शॉर्ट कहे तो पूरी की पूरी ब्रांड और मेकअप से ढकी हुई थी। उसे ऐसे देखकर सक्षम की त्योरियां चढ़ी हुई थी। वो अपने एटीट्यूड के साथ बहुत ही रूड वॉइस में बोला, यस आप यहाँ कैसे आई? आमीन मुझे उससे क्या काम है और कौन है? उसकी बात सुनकर वो लड़की बिना कुछ बोले टेबल के पास रखे चेयर को उठाकर सक्षम के पास रखकर उस पर बहुत ही सेड्यूसिंग स्टाइल में बैठते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं टीना आहूजा हूँ, मिस्टर वीरेन आहूजा की बेटी। एक्चुअली आज डैड की आपके साथ मीटिंग थी। उसकी बात सुनकर सक्षम को याद आता है अभी अभी जब दीक्षा को उसने शेड्यूल बता रही थी, तभी उसने मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग के बारे में भी बताया था। लेकिन अपने सामने मिस्टर आहूजा की जगह इस लड़की को देखकर सक्षम बोला, मीटिंग तो मेरी मिस्टर आहूजा के साथ होने वाली थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीना ने एक बार फिर सजेक्टिव लुभावनी अंदाज में कहा। वो दरअसल डैड आज नहीं आ सकते थे, इसीलिए मैं चली आई। कहते हुए उसने अपने हाथ को सक्षम के चेहरे पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही सक्षम अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, तो क्या आप प्रेजेंटेशन लाई हैं? उसकी बात सुनकर टीना खड़ी हो गई और उसके पास जाकर बोली, मिस्टर ठाकुर, प्रेजेंटेशन तो आपके सामने है, बस आप ही की एक नज़र डाल भी नहीं रहे हैं। उसके बाद का सीधा सीधा मतलब सक्षम समझ पा रहा था, लेकिन वो कुछ जवाब देता उससे पहले ही टीना तो सक्षम के करीब आ रही थी। ज़मीन पर बिछे कारपेट में उसका पैर फंस गया और सक्षम को लेते हुए वही पास में रख सोफे पर जा गिरी और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में उसकी लालसा साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उन दोनों के कान में कुछ टूटने की आवाज़ आई।
उस आवाज़ को सुनकर सक्षम ने झटके से टीना को धक्का दिया, जिससे वो उसके ऊपर से हटकर नीचे कारपेट पर जा गिरी। सक्षम ने सामने देखा तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए दीक्षा उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। वही टीना भी अब खुद को संभाल चुकी थी और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने देखा एक लड़के की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया। एक तो वो कितनी मेहनत से अपने डैड से परमिशन लेकर वो यहाँ सक्षम के पास तक आई थी। उसका प्लान सही भी जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर दीक्षा ने आकर उसका पूरा प्लान खराब कर दिया। ये देखकर उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर हो चुका था। वही इस सबसे परे दीक्षा मन ही मन सक्षम को कोसे जा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी, ठरकी पने की भी हद होती है यार, ऑफिस है ये, लेकिन इसे तो बस लड़की दिखनी चाहिए। इनका तो बस जी ललचना शुरू हो जाता है। यहाँ तक ये भी ध्यान नहीं रहा कि कब से गेट खुला है, एक बार बंद ही कर ले। ऐसे कैसे वो गेट बंद करके गेट पर एहसान करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके आगे वो कुछ सोचती उससे पहले किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। दीक्षा ने थप्पड़ मारने वाले की तरफ देखा तो उसने टीना को खड़ा पाया। उसे देखकर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। तभी उसके कानों में तीर सी की आवाज़ सुनाई दी, हे यू स्टूपिड फूल, तुमने मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है? किसी के भी कैबिन में ऐसे मुंह उठाकर चली आती हो, और कैबिन में आने से पहले नॉक करना होता है, सिखाया नहीं है क्या माँ बाप ने? उसकी बात सुनकर सक्षम कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी दीक्षा की आवाज़ उसके कानों में जाती है, मेरे माँ पापा ने मुझे क्या सिखाया है इसका जवाब तो मैं तुम जैसी लड़की को देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती। वैसे भी खुले हुए कैबिन में आने के लिए नॉक क्या तेरे सर पर करती? वैसे तू मुझे संस्कार का ज्ञान दे रही है। संस्कार क्या चीज़ होता है, इसका अगर तुझे ज्ञान भी होता तो तू ऐसे किसी के सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि अपने बदन पर कपड़े रखती। उसकी बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन टीना एक बार फिर आग उगलते हुए बोली, तुझ जैसी बदसूरत लड़की को फैशन के बारे में क्या पता है? ये आजकल का फैशन है। ओहो, ये फैशन है? दर्जी के पास कपड़े कम पड़ गए होंगे तो काट छाट कर सिल दिया होगा और फिर फैशन के नाम पर करोड़ों में बेच दिया। वैसे भी ऐसे फैशन का क्या काम जो लड़की की इज्जत को ना ढक सके? अगर इसे फैशन कहते हैं तो धिक्कार है ऐसे फैशन पर। इससे अच्छा तो पुराने ज़माने के लोग थे जो सूट और साड़ी पहनकर किसी का भी दिल लूट लेते थे। तभी सक्षम सामने आकर बोला, मिस आहूजा, मुझे लगता है अब से आपको इस ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डैड को बोल दीजिएगा कि मैं आज से उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। कहते हुए वो अपने हाथ से गेट की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देखकर टीना गुस्से से तमतमाते हुए अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सक्षम की नज़र अपने सामने खड़ी दीक्षा पर जाती है, जो उसे घृणा भरी नजरों से देख रही थी। ये देखकर वो रूड आवाज़ में कहता है, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, वो भी हॉट, और इन टुकड़ों को साफ करवाओ। उसकी बात सुनकर दीक्षा, जिससे वो सक्षम पर गुस्सा आ रहा था, अपने गुस्से को कंट्रोल करके वापस से कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है। रास्ते में ही एक पियोन को कैबिन साफ करने को भी बोल देती है। इधर सक्षम का फ़ोन बजता है। वो देखता है तो राज का कॉल था। ये देखकर वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है तो उधर से आवाज़ आती है, सर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल करती है, आप देख लीजिए। उसकी बात सुनकर सक्षम की आंखों में एक बार फिर से दीक्षा के उसे थप्पड़ मारना याद आ जाता है जब वो उसे रोड पर मिली थी। इसी के साथ उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगती हैं। वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट करता है और जल्दी से मेल खोलकर देखने लगता है। जैसे जैसे वो देखता जा रहा था उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। वो गुस्से से अपनी लाल आंखें लिए राज द्वारा भेजे गए मेल को पढ़ रहा था। पढ़ते हुए जब उसकी नज़र सामने अटैच पिक्चर पर गई तो अचानक ही उसकी आंखों में हैरानी भर आई। वो जल्दी से उस पिक्चर के साथ कुछ करने लगा। कुछ देर हुए ही थे तभी उसके कैबिन का गेट नॉक हुआ तो उसने अंदर आने की परमिशन दे दी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर लाइट की स्पीड से चल रही थी। तभी उसके लैपटॉप के पास एक कॉफ़ी का कप आया, जिसे देखकर उसने अपनी नज़रें उठाई तो सामने ही दीक्षा को खड़ा पाया। दीक्षा को देखकर उसने जल्दी से एक नज़र अपने कंप्यूटर पर डाला, फिर अगली बार दीक्षा को देखा। ऐसा ही उसने जब 2 बार किया तो वह हैरानी से बोला, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसके इतना कहते ही सक्षम गुस्से से बोला, देख रहा हूँ कि तुम कॉफ़ी रखने के बाद भी यहाँ खड़ी क्यों हो, गई नहीं अभी तक? उसकी बात सुनकर दीक्षा गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई, लेकिन उसके जाते ही सक्षम की आंखों में गुस्से का उबाल आ गया। उसने एक बार फिर अपनी नज़र लैपटॉप की तरफ की जहाँ उसने दीक्षा के पुराने फ़ोटोज़ को एडिट कर रहा था, और अब वो बिल्कुल वैसी दीक्षा थी जैसे बनकर वो पावर ऑफ ड्रीम आई थी। ये देखकर सक्षम के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, क्या लगा था सक्षम सिंह ठाकुर तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा? अगर तुम ऐसी बन जाओगी तो देखो मैं क्या करता हूँ।
मैं करता जाऊंगा और तुम रोक भी नहीं पाओगी। कहते हुए वो अपनी चाबी उठाकर कहीं चला गया। शाम के वक्त जब वर्किंग आवर्स खत्म हुआ तब दीक्षा अपने सामान को समेटकर ऑफिस से बाहर निकली और बस लेकर घर की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसे घर का गेट खुला हुआ मिला, साथ ही अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसकी नज़र शू रैक पर गई जहाँ बाकी दिनों के मुताबिक 7 जूते रखे हुए थे। ये देखकर दीक्षा मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं कौन आया हुआ है। यही सोचते हुए वो अंदर गई। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा उसके कदम लड़खड़ा गए। वो अभी भी हैरानी से न सामने ही देखे जा रही थी। तभी उसके पापा प्रताप जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा, आजा, तू भी आकर बैठ, मैं तुझे उन लोगों से मिलवाता हूँ। कहते हुए वो दीक्षा का हाथ पकड़कर सोफे के पास ले आए और बिठा दिया। दीक्षा अभी भी सामने ही देखे जा रही थी जहाँ सक्षम बैठा हुआ था और बड़े ही प्यार से दीक्षा की माँ अनीता जी से बातें कर रहा था। दीक्षा ने जब सक्षम को ऐसा रूप देखा तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो ऑफिस में सबसे रूडली बात करता है। तभी प्रताप जी दीक्षा को सक्षम से मिलवाते हुए बोले, बेटा तुम तो इन्हें जानती ही होगी, ये पावर ऑफ ड्रीम के सीईओ हैं। जहाँ तुम काम करती हो तुम जानती होगी ना बेटा। उनकी बात सुनकर दीक्षा ने अपने गले को थूक से तर करते हुए कहा, हाँ पापा ये बॉस है मेरी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं। कहते हुए उसकी आंखों में सवाल था जो प्रताप जी साफ साफ देख सकते थे। उसकी बात को सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। उनकी बात सुनते ही दीक्षा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर 100 किलो का पत्थर रख दिया हो। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो कभी अपने पापा प्रताप जी को तो कभी अपने सामने बैठे सक्षम को देख रही थी। वही सक्षम के चेहरे पर मुस्कान लगातार बनी हुई थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सक्षम बोला, अंकल आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है क्या मैं दीक्षा से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, आप लोग बात कर लीजिए। दीक्षु बेटा जाओ सक्षम को अपने कमरे में ले जाओ, कुछ बातें करो। उनकी बात सुनकर दीक्षा बिना मन के उठ गई और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, आइए सर। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसे देखकर सक्षम हंसते हुए उसके साथ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अनीता जी बोली, आपको क्या लगता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर कोई और बात है। तभी प्रताप जी को याद आया जब सक्षम उन लोगों के घर आया था। आज प्रताप जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो हाफ टाइम से पहले ही घर आ गए थे। कुछ ही देर में घर की बेल बजी। बेल को सुनकर जब अनीता जी ने गेट खोला तो अपने सामने खड़े हैंडसम से बंदे को देखकर बोली, जी आप कौन। उनके बात का जवाब देने से पहले ही सक्षम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, आंटी मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन क्या पहले मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके ऐसे पूछने पर अनीता जी मना नहीं कर पाई और उसे अंदर बुला लिया। इसी के साथ उन्होंने प्रताप जी को भी आवाज़ देते हुए बाहर बुलाया और खुद चाय पानी लेने के लिए किचन में जाने लगी कि सक्षम ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी अभी कहीं मत जाइए, कुछ बातें करनी है आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनीता जी प्रताप जी की तरफ देखने लगी तो उन्होंने अपनी आंखों से इशारा करके उन्हें शांत रहने को कहा और फिर सक्षम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया तो सक्षम अपने कोट का बटन खोलकर बहुत ही रिलैक्स होकर बैठा था। तो अनीता जी भी आकर प्रताप जी के पास बैठ गई। उनके बैठने के बाद सक्षम ने बोलना शुरू किया, अंकल आंटी मेरा नाम सक्षम सिंह ठाकुर है। जो बात मैं करने वाला हूँ उसके लिए किसी बड़े का होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सर पर काकी के अलावा किसी बड़े का साया नहीं है और काकी मेरे साथ ज़्यादा दिनों से नहीं है तो उन्हें संकोच होता, इसीलिए मैं खुद ही आप सबसे बात करने चला आया। उसकी आवाज़ में उदासी साफ साफ झलक रही थी, जिसे प्रताप जी साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता। सक्षम हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, शायद मैं अच्छा बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे छोटी सी उम्र में अकेला छोड़ दिया और खुद चले गए। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। तो अनीता जी अपनी जगह पर से उठकर उसके पास जाके बैठ गई और बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा जिसको जब जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, तो अपने माता पिता को याद करके रोने की जगह उन्हें खुश होकर याद करो। उन्हें अगर खुश होकर याद करोगे तो वो भी खुश होंगे। उनकी बात सुनकर सक्षम मुस्कुरा दिया और अपने आंसू साफ करते हुए बोला, मैं यहाँ जिस बात के लिए आया था वो तो रह ही गई। उसकी इस बात को सुनकर प्रताप जी बोले, क्या बात है बेटा, बोलो तो सही। सक्षम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अंकल दरअसल मैं यहाँ आपसे खुद के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसकी बात सुनकर प्रताप जी और अनीता जी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में ढेरों सवाल थे।
जिन्हें महसूस कर सक्षम ने आगे बोलना शुरू किया। मैं आपकी बेटी को जानता हूँ, वो भी मुझे जानती है। कल उसकी जहाँ जॉब लगी है वो मेरी ही कंपनी है। मेरी फैमिली में काकी के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। कोई भी बुरी आदत नहीं है। और भी कुछ अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं जानता हूँ किसी को भी अपनी बेटी सौंपने से पहले आपका ये सब पूछना नॉर्मल है। उसकी बात सुनकर प्रताप जी बोले, लेकिन आप मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं? मेरा मतलब वो खूबसूरत भी नहीं है, ना ही हम इतने हैसियत वाले हैं। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, अंकल ये बात आप भी जानते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी से उससे प्यार हो गया था। अभी उसे ये सब पता नहीं है, लेकिन मैंने उसे लगभग 5 या 6 दिन पहले देखा था। उसे ढूंढने में मुझे इतने दिन लग गए, वरना मैं और भी पहले आया होता। तभी प्रताप जी को अनीता जी हिलाते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप इतनी देर से? क्या लगता है आपको, क्या सच में वो प्यार करता है अपनी बेटी से? उनकी बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हुए बोले, प्यार करता हो या कुछ दिनों बाद प्यार हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है और ऐसा ही लड़का मुझे चाहिए था अपनी बेटी के लिए। उनके बात सुनकर अनीता जी भी मुस्कुरा दी। दीक्षा सक्षम को लेकर अपने रूम में जाती है और अपनी धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहती है, ये सब क्या है सर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और शादी, इससे क्या मतलब है आपका? उसकी बात सुनकर सक्षम की आंखों में एक पल को शरारत भरी चमक आ जाती है और वो भी धीरे धीरे दीक्षा के करीब बढ़ते हुए कहता है, बेबी तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मैंने तो बस शादी के लिए बोला है। एक्चुअली क्या है ना, जब से तुम्हारे होंठों का स्वाद चखा है तब से तुमसे कुछ दूर नहीं रहा जा रहा। कहते हुए एकदम से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और शिद्दत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, क्या लगा था तुम्हें? उसके गालों पर अपनी उंगली फिराते हुए, अपने चेहरे पर ये काला रंग लगा लोगे तो तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है। तुमने मुझे बीच बाजार में थप्पड़ मारा था ना, अब भुगतो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं। पहला कि तुम मुझसे शादी कर लो और दूसरा तुम मेरी कंपनी से जॉब छोड़ दो और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए मुझे कंपनसेट भी करो। उसके बाद सुनते ही दीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के साथ उसके दिमाग में उसकी कई सारी बातें चलने लगती हैं। अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के बाद 1 करोड़ की कंपनसेशन फी भर पाना भी नामुमकिन था। ये सब सोचते हुए या खुद को मजबूत करते हुए कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो फिर तुम्हें मेरी कुछ कंडीशन को मानना होगा। उसकी बात सुनकर सक्षम दीक्षा को अपनी ओर करीब करते हुए अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी कंडीशन रखने की कंडीशन में हो, लेकिन अब तो तुम मिसेस ठाकुर बनने वाली हो, तो चलो बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है? दीक्षा उसकी पकड़ से छूटते हुए कहती है, सबसे पहली बात तो तुम मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं पता चलने दोगे कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कभी कोई तकलीफ हो। तुम्हें भी मेरे घर वालों के सामने अच्छे से एक अच्छी वाइफ की तरह पेश आना होगा। चलो अब आगे की शर्त बताओ। मेरा ऑफिस कंटिन्यू रहेगा और साथ ही तुम ऑफिस में किसी को भी हमारी शादी का सच नहीं बताओगे। उसकी बात पर सक्षम कहता है, शादी का सच तब तक सबके सामने नहीं आएगा जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होगी। रही बात तुम्हारे ऑफिस आने की, तो तुम्हें मना नहीं है। अब आगे भी कोई कंडीशन है क्या? हाँ, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आओगे। उसकी बात सुनकर सक्षम अपने कदम दीक्षा की तरफ बढ़ाकर एक हाथ को उसकी कमर में डाल देता है और उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे एक झटके के साथ ही दीक्षा उसके सीने से लग जाती है। इसी के साथ कहता है, ये कंडीशन तो बड़ा ही टफ है, क्योंकि जब सामने इतनी खूबसूरत वाइफ होगी तो फिर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आफ्टर ऑल मैं भी तो एक मर्द हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं और अब तो उम्र भी ऐसी है, तो अगर मेरे सामने से कुछ ऊंच नीच हो गई, इसीलिए मैं तो इस कंडीशन पर एग्री नहीं करूँगा। कहते हुए वो दीक्षा के होंठों को पर अपने होंठ टिका देता है और उसे किस करने लगता है। दीक्षा उसके ऐसे किस करने से बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसकी हथेली जो सक्षम के दिल के पास रखी हुई थी, उसे एहसास हो रहा था कि सक्षम की धड़कन बहुत तेज़ चल रही है। यह महसूस होती वो हैरानी के साथ सक्षम को देखे जा रही थी। वही सक्षम इन सबसे परे दीक्षा को किस करने में लगा था। जब दीक्षा को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो दीक्षा जल्दी से उसे धक्का देती है, जिससे वो उससे अलग हो जाता है और कहता है, अपना चेहरा साफ करके बाहर आओ, मैं तब तक अंकल आंटी के पास जाता हूँ। कहते हुए वो बाहर चला जाता है। दीक्षा उसके जाते ही खुद से बोलती है, इसने कहा कि ये मुझसे शादी का बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर किस करते हुए उसकी धड़कन क्यों बढ़ी हुई थी? जब कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना सर झटक देती है और कहती है,
इसे शादी करनी है ना मुझसे, लेकिन अगर मैंने इसके इस डिसीजन पर पछताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो कहना। कहते हुए उसकी आंखों के सख्त एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो बाथरूम की तरफ चली जाती है और जल्दी से शावर लेकर बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम बड़े प्यार से प्रताप जी और अनीता जी से बात कर रहा था। तभी प्रताप जी कहते हैं, बेटा आप शादी कब करना चाहते हो? अंकल मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहूँगा। शादी बहुत ही नॉर्मल तरीके से होगी, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। बस मैं काकी से पूछना चाहूँगा। उसकी बात सुनकर प्रताप जी बोले, हम भी आपकी काकी से मिलना चाहेंगे। ओके अंकल, अगर आप मिलना चाहते हैं तो कल संडे है, कल आप सब लोग मेरे घर पर आ जाइए, लंच हम साथ में करेंगे। मैं आप लोगों की लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुरा देते हैं। उन्हें सक्षम का स्वभाव काफ़ी पसंद आ रहा था। उसका इतने बड़े आदमी होने के बावजूद ज़मीन से जुड़े होना उसकी इस छवि को दिखा रहा था। सक्षम के जाने के बाद जहाँ प्रताप जी और अनीता जी खुश थे, वहीं दीक्षा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सब अपने अपने कमरे में थे। दीक्षा अपने बेड पर लेटी हुई आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कुछ लाइंस बार बार घूम रही थी, या तो मुझसे शादी कर लो या फिर अपनी जॉब छोड़कर मेरी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। क्या लगा था तुम्हें? चेहरे पर काला रंग लगा लोगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा। बेटा सक्षम अच्छा लड़का है, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। इन सब बातों से दीक्षा उलझ कर रह गई थी। इसी उलझन में उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जब घर पहुंचा तो काकी को अपना इंतजार करते देखकर उनके पास जाकर बोला, काकी कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर काकी आश्चर्य से उसे देखने लगी तो सक्षम प्यार से कहता है, आपकी बहू भी आ रही है कल। काकी खुश होते हुए कहती है, क्या सच में तुमने शादी के बारे में सोच लिया? और है कौन वो लड़की, कैसी दिखती है, नाम क्या है? काकी एक्साइटमेंट में लगातार सवाल पूछे जा रही थी। उन्हें एक साथ इतने सवाल करता देख सक्षम अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसे दीक्षा की पिक्चर निकालकर काकी को दिखा देता है। काकी जैसे ही उस पिक्चर को देखने के लिए फ़ोन अपने हाथ में लेने लगती है, तभी कोई अपना हाथ बीच में डालकर फ़ोन खींच लेता है। जैसे ही कोई फ़ोन खींचता है वैसे ही सबकी नज़र उस तरफ जाती है जिधर से फ़ोन खींचा गया था। वहाँ पर ईशान खड़ा था जो आंखें फाड़े हुए मोबाइल में देख रहा था। उसे ऐसे देखकर काकी कहती है, ईशान क्या कर रहे हो बेटा, दो फ़ोन इधर, मुझे भी देखना है। भाई सच में आप मजाक नहीं कर रहे हो ना? ये मेरी होने वाली भाभी है ना? क्योंकि आपके जैसे खड़ूस इंसान को ऐसे क्यूट सी लड़की पसंद कैसे कर सकती है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल तो गुजर गया, तो क्या आप मूक दिवस गुजर जाने के बाद हमें मूक बना रहे हो? लेकिन मैं मूर्ख नहीं बनने वाला। मुझे पक्का यकीन है कि आपसे शादी कर ही नहीं सकती। उसके इतना कहते ही काकी उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और फ़ोटो देखने लगती है। उसमें दीक्षा की बहुत ही सुंदर फ़ोटो थी। उसकी आंखों से मासूमियत झलक रही थी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। काकी ईशान की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, सच में ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम दोनों की जोड़ी ऐसी लगेगी जैसे राम और सीता। कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। कहते हुए काकी की आंखें नम होने लगती हैं। उनको ऐसे इमोशनल होता देखकर सक्षम हल्के से उन्हें गले लगाते हुए बोलता है, कल घर आ रही है आपकी बहू, मिल लीजिएगा। और अभी अपने कीमती आंसू बहाना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर काकी मुस्कुरा देती है। तभी दोनों की नज़र वहीं दूसरी चेयर पर बैठे ईशान पर जाती है जो मुंह फुलाए बैठा हुआ था। उसे ऐसे देखकर सक्षम काकी से इशारे से पूछता है, क्या हुआ? तो काकी अपने कंधे उचकाते हुए जवाब देती है, मुझे क्या पता। और इसी के साथ वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। उनके जाने के बाद सक्षम धीरे से जाकर ईशान के बगल में बैठ जाता है। पूछता है, क्या हुआ, मुझसे गुस्सा है? ईशान जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है और वैसे ही बैठा रहता है। तो सक्षम उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो ये बता दे किस वजह से गुस्सा है? उसकी बात सुनते ही ईशान उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ आप कितने बुरे हो, आपको ये भी नहीं पता कि मैं आपसे क्यों गुस्सा हूँ। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपने भाभी सिलेक्ट कर ली और मुझे बताया भी नहीं। और तो और अभी जब मैं भाभी के बारे में बोल रहा था तो आपने और काकी तो उन्होंने मिलकर मुझे इग्नोर कर दिया, इसीलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ। उसकी ऐसी बचकानी शिकायतें देखकर सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे अगर तू गुस्सा है तो रहने दे फिर, लेकिन मैं तुझे एक सीक्रेट बताने वाला था, लेकिन अब तो तू गुस्सा है तो छोड़। कहते हुए सक्षम उठ खड़ा होता है। ईशान जल्दी से सक्षम से आगे आके खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन कौन गुस्सा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप मुझे बता सकते हो। सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये बातें हैं, तेरी भाभी भी ना बिल्कुल तेरी तरह है, तो तुझे उसका ख्याल रखना होगा। उसकी बात सुनकर ईशान कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन इसमें सीक्रेट क्या था? ख्याल तो मैं वैसे भी रखूंगा।
यही तो सीक्रेट है कि वो बिल्कुल तेरी तरह है, हाफ माइंडेड। इतना कहकर वो शरारती मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। वहीं ईशान हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहता है। सक्षम रूम में आता है और सीधे बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आता है और बालकनी की तरफ चला जाता है। उसकी बालकनी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहीं एक टेबल, कॉफ़ी टेबल और दूसरे 2 सीटर सोफ़ा लगा हुआ था। सक्षम जाकर सीधे सोफे पर बैठ जाता है और अपने सामने तारों से भरे आसमान को देखने लगता है, जैसे उन तारों के बीच किसी को तलाश रहा हो। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल खाली थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है, उसके बालों को सहलाता हुआ चला जाता है। इस एहसास को महसूस करते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने आंख बंद करते हुए कहता है, आई लव यू बोथ एंड मिस यू ऑल्सो। अगली सुबह ठाकुर भवन में काकी हर तरफ घूम घूम कर काम करवा रही थी। डस्टिंग हो या फिर अच्छे खाना बनाना हो, सब वो यहाँ के स्टाफ से करवा रही थी। वही सक्षम इन सबको इग्नोर करके अपने डेली रूटीन में लगा हुआ था। वो अभी रनिंग से वापस आकर जिम में पसीना बहा रहा था। कुछ देर में काकी अपना प्रोटीन शेक लेकर उसके पास पहुंच गई और उसे पकड़ाते हुए बोली, बेटा आज तो तू आराम कर ले, हर रोज़ ऐसे जिम में पसीना बहाने से क्या मिल जाता है। उनके पास सुनकर सक्षम ने बिना कुछ बोले ही अपना ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए ही काकी के हाथों से शेक ले लिया और दौड़ते हुए ही उसकी एक घूंट लेकर अपने ट्रेडमिल पर फोकस करने लगा। काकी ने जब देखा कि उसका इरादा बिल्कुल भी उन्हें जवाब देने का नहीं है, तो अपने सर को पीटते हुए वहाँ से बाहर आ गई और एक बार फिर अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद सक्षम अपने जिम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इस समय वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पसीने से नहाया हो। वो अपने रूम में जाकर सीधे बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ आज अनीता जी ने दीक्षा के लिए एक सुंदर सी साड़ी निकाली थी, जिसे लेकर वो सीधे दीक्षा के रूम की तरफ बढ़ गई। जब वो दीक्षा के रूम में पहुंची तो दीक्षा अपना कंप्यूटर खोलकर कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। उसे ऐसे देखकर अनीता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा इसको बाद में कर लेना, अभी जल्दी से रेडी हो जा। सक्षम का फ़ोन आया था, उसने गाड़ी भेज दी है, वो आते ही होगी। दीक्षा अपनी सीट से खड़ी होती है। हाँ मम्मा, बस कुछ देर उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, कहते हुए उसके साथ लगातार कीबोर्ड पर चल रहे थे। कुछ देर में उसकी आंखों में खुशी की एक झलक आ गई, जैसे वो जो करने की कोशिश कर रही हो पूरा हो गया हो। इसी के साथ उसने अपने कंप्यूटर को बंद किया और अपनी माँ के हाथ से कपड़े लेकर रेडी होने के लिए चली गई। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ चुकी थी। तभी उन घर के बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसे देखकर अनीता जी और प्रताप जी दीक्षा को लेकर बाहर निकले तो बाहर एक गाड़ी खड़ी उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही थी। जल्दी से वो सब उस गाड़ी में बैठकर सक्षम के घर की तरफ निकल गए। रास्ते पर दीक्षा के दिमाग में बस एक ही बात घूमे जा रही थी, क्या वो ये सब उसके ठीक कर रही है? क्या इससे कुछ गलत होने वाला है? जैसे वो सक्षम को जानती थी उस हिसाब से सक्षम के साथ शादी करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जो रूप उसने सक्षम का कल देखा वो उससे पहले वाले रूप को भूलने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन अगले ही पल सक्षम की कही गई बातें, इस सब को सोचते हुए दीक्षा और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इन्हीं सब सोच विचार में कब सक्षम का घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। सक्षम के घर के बाहर ईशान चक्कर लगाते हुए अपनी भाभी के आने का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी भाभी से मिलने का इंतजार ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बाहर ही चक्कर लगाते हुए इंतजार कर रहा था। तभी गाड़ी आकर वहां रुकी, जिसे देखकर वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी एक साइड का गेट खुला जहां से दीक्षा बाहर आई। दीक्षा के बाहर आने के बाद ईशान बाकी बातों को इग्नोर करके जल्दी से दीक्षा के गले लग गया। उसके ऐसे अचानक गले लगने की वजह से दीक्षा बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई और इसी अवस्था में उसने जल्दी से ईशान को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे ईशान हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी भाभी, मैं अपने एक्साइटमेंट को छुपा ही नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात और चेहरे के हाव भाव को देखकर दीक्षा को समझ आ गया कि जो भी ईशान बोल रहा है वो सब सच है। लेकिन दीक्षा भी कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने ईशान के कान खींचकर फिर तो ईशान ने झटके से कहा, काकी क्या कर रहे हो आप? देखो अगर ऐसे ही आप मेरे कान खींचते रहोगे ना तो इसके 2 ही चांसेस हुए। एक तो ये कि ये टूटकर आपके हाथों में आ जाएंगे या फिर ये हाथी के कानों से जैसे लंबे हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही में नुकसान मेरा और भाभी का ही है। आपका क्या है, आपके लिए तो भाई ने बहू ला दी, पर अगर मेरे कान बड़े हो गए ना तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो भाभी के लिए देवरानी में कहाँ से लाऊंगा? आप समझ रहे हो, नुकसान बस हमारा ही है। उसके बाद सुनकर जहाँ काकी ने अपने सर पर हाथ रख लिया वही दीक्षा खिलखिला कर हंस दी। उसे ईशान बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी ईशान एक बार फिर बोला, जो अभी तक दीक्षा को खिलखिलाते हुए देख रहा था,
बाय गॉड भाभी, अब मुझे समझ आया कि भाई ने तुरंत आपसे शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। उसके बाद सुनते ही दीक्षा हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगी। जो ईशान बोला, अरे भाभी आप हो ही इतनी क्यूट, तो भाई अपने आप को आपको प्रपोज करने से कैसे रोक पाते। तभी सबके कानों में काकी की आवाज़ पड़ी, अरे नालायक, अपनी भाभी को अंदर भी ले आएगा या फिर ऐसे ही खड़ी खड़ी बातें करनी है। उनकी बात सुनकर ईशान दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। तभी काकी सामने आकर उसे रोकते हुए उसकी आरती करती है और कहती है, बहू पहली बार तुम इस घर में आ रही हो और घर की लक्ष्मी का हमेशा ही स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ वो प्रताप जी, अनीता जी और दीक्षा को अंदर लेकर जाती है, जहाँ अनीता जी और प्रताप जी काकी से बात करने लगते हैं। वहीं ईशान दीक्षा को सबके बीच में उठाते हुए कहता है, चलिए भाभी, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको आपका ससुराल दिखाता हूँ। दीक्षा सबकी तरफ देखती है तो सब उसे अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करते हैं, तो दीक्षा भी उठकर ईशान के पीछे पीछे चल देती है। ईशान उसे चलते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था जो उसकी आदत में शामिल था। अचानक से वो रुका और बहुत ही सीरियस टोन में पूछा, भाभी एक बात पूछूं, जवाब दोगे। दीक्षा भी अब उसके साथ घुल मिल गई थी, इसीलिए वो उसके ऐसे सीरियस हो जाने पर उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं। भाभी एक सीक्रेट है, प्लीज़ आप किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि भाई को भी नहीं। अब तो दीक्षा को पता नहीं, पर लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब वो जिज्ञासा भरी नजरों के साथ ईशान की तरफ देखने लगी और ईशान को विश्वास दिलाते हुए कहा, ओके, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, अब तुम बताओ तो सही। अचानक ही ईशान की आंखों से शरारत आ गई और वो धीरे से बोला, आपकी कोई बहन है क्या? अगर है ना तो प्लीज़ मेरे से सेट करवा दो, प्लीज़। कहते हुए उसके फेस पर बहुत ही स्वीट से इमोशन थे, जिसे देखकर दीक्षा अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर ईशान बोला, भाभी आप मेरा मजाक बना रहे हो। उसके बाद का जवाब देने के लिए दीक्षा ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और शरारती अंदाज में बोली, मैं आपका मजाक नहीं बना रही थी, बस मैं ये सोच रही थी कि आपका बैड लक भी अभी ख़राब चल रहा है। ईशान कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या मतलब है इस बात का? मेरी बात का मतलब है आपकी लक यहाँ भी ख़राब है, मेरी कोई बहन ही नहीं है। ईशान ने अपने सर पर हाथ रखा और वही पालती मारकर बैठ गया, जैसे ना जाने कितने बड़े दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसको ऐसे देखकर दीक्षा भी वहीं पालती मारकर बैठ गई और अफसोस के साथ बोली, वैसे मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। ईशान ने अपनी आंखों को ऐसे साफ किया तो जैसे वो अपने आंसू साफ कर रहा हो, लेकिन तभी दीक्षा ने कहा, वैसे एक बात मैं तुमसे पूछूं। इसका जवाब देने की जगह ईशान ने अपनी आईब्रोज काटते हुए उसे बोलने का इशारा किया, तो दीक्षा ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई और फिर धीरे से ईशान के करीब होकर बोली, एक बात बताओ, तुम जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ रहकर भी वो सक्षम इतना कड़वा क्यों है? ईशान झट से बोला, भाभी आप भाई की बुराई कर रही हैं? उसकी बात सुनकर दीक्षा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है, तो ईशान फिर कहता है, वैसे ना आपने बात बिल्कुल सही कही है ना? मुझे तो पता ही है कि मैं हमेशा सही कहती हूँ। उसके जैसे अकड़ू बदतमीज घमंडी इंसान पता नहीं कैसे अपना अकड़ूपन झेल लेते हैं। और तुम्हें पता है, आज तक सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं किया होगा उन्होंने, बस हमेशा सब पर रौब दिखाना होता है उनको। और तो और तुम्हें पता है क्या? उसकी बात सुनकर ईशान बड़े इंटरेस्ट के साथ कहता है, क्या? उसके इतना कहते ही वो आगे कुछ कहना शुरू करती है, अरे ऑफिस में तो कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता, अगर कभी ये किसी स्टाफ को बुला भी लेते हैं तो बस सब दिल ही दिल में यही दुआ करते हैं कि आज वो कैबिन से जिंदा बचकर आ जाए। अभी दीक्षा बोल ही रही थी कि अचानक से ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं, वही जो अभी भी बोले जा रही थी, अरे मेरा बस चले तो मैं इन पर ऐसे ही ऑर्डर झाड़ूं, तब पता चलेगा उन लोगों को कैसा फील होता है जब ये किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, अच्छा ऐसा है क्या? जारी है।